Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about physical disability यानी कि शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता एक तरह से व्यक्ति की उस दशा को कहते हैं जो किसी प्रकार की क्षति और अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से संबंधित भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में करने में बाधक होती हैं। यानी कि किसी बालक में शारीरिक विकलांगता आ जाने के कारण वह सामान्य जो बालक होते हैं उनकी तरह कई प्रकार की गतिविधियां करने में अक्षम होता है। व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों में भी क्षति और अक्षमता आ जाने के कारण जो नुकसान और पिछड़ापन आ जाता है उसे विकलांगता कहा गया है। इसमें व्यक्ति की स्थिति और सामाजिक क्रियाएं बाधित होती रहती हैं। यानी कि एक तरह से जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं वे सामान्य बालकों की तरह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सामान्य रूप से जो क्रियाएं होती हैं उन्हें नहीं कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रो एंड क्रो ने इसके बारे में क्या बताया है। ऐसे बालक जिनमें शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित करता है। यानी कि ये बालक शारीरिक त्रुटि की वजह से अपने त्रुटिहीन भाग को सामान्य रूप से प्रयोग नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे बालकों में जो बुद्धि का स्तर होता है वो बहुत ही या तो उच्च होता है या कम होता है। यानी कि एक प्रकार से शारीरिक विकलांगता के कारण बालकों में यह जरूरी नहीं है कि उनमें मानसिक विकलांगता भी हो। जैसे कि एक व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा है, वह सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, तो यह क्या है? विकलांगता ही है। हम देखेंगे शिक्षा परिभाषा कोश में क्या बताया गया है। शारीरिक रूप से विकलांग बालक वे बालक होते हैं जिनके किसी न किसी अंग में कोई असामान्य कमी होती है, जिसके कारण वे सामान्य व्यक्ति की भांति कार्य नहीं कर पाते। यानी कि सामान्य रूप से विकलांग बालक उन बालकों को कहा जाता है जिनमें शारीरिक रूप से कोई दोष हो, कोई विकलांगता हो, कोई कमी हो और वे साधारण क्रियाओं में सामान्य व्यक्ति की तरह भाग लेने में बाधा उत्पन्न करती है। ये दोष कम मात्रा में या अधिक भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि शारीरिक विकलांगता को भी दो प्रकारों में बांटा है। पहली है जन्मजात विकलांगता और दूसरी है अर्जित विकलांगता। जन्मजात विकलांगता का अर्थ है कि व्यक्ति को विकलांगता जन्म से पहले यानी कि गर्भावस्था में या जन्म के समय हुई हो, और दूसरी है अर्जित विकलांगता। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को विकलांगता उसके जीवन के दौरान किसी बाहरी कारण की वजह से हुई हो, जैसे कि चोट लगना या कोई बीमारी हो शारीरिक या फिर कोई मानसिक रोग हो। अब कुछ शारीरिक विकलांगता के लक्षण आते हैं जिनके द्वारा हम बालकों में जो शारीरिक विकलांगता आती है उनको पहचान सकते हैं। अंगों में असंतुलन, यानी कि जो शारीरिक रूप से दोषी बालक होते हैं या पिछड़े बालक होते हैं उन बालकों में अंगों में असंतुलन आ जाता है। वे लड़खड़ाकर चलने लगते हैं या फिर बैसाखी का सहारा लेते हैं। शरीर के विभिन्न भागों या जोड़ों में दर्द की शिकायत भी शारीरिक विकलांगता का लक्षण हो सकती है। शारीरिक श्रम में असमर्थता, यानी कि बालक थोड़ा सा कार्य करते ही थकान का अनुभव करते हैं, तो यह भी शारीरिक विकलांगता का लक्षण हो सकता है। शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं वे उठने बैठने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारी सामान को इधर उधर ले जाने में भी उन्हें असमर्थता होती है। झुककर कार्य करने में भी वे थकान का अनुभव करते हैं और असमर्थता अनुभव करते हैं। पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और सुनने में कठिनाई का भी अनुभव करते हैं। इसके अलावा
बोलने और देखने की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त व्यक्ति को बोलने और खाने के लिए अपने मुंह को नियंत्रित करने की समस्या भी उत्पन्न होती है। शारीरिक विकलांगता के कारण शारीरिक विकलांग व्यक्ति गतिविधि पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता, याद करने की क्षमता, संवाद करने की क्षमता, सामाजिक रिश्तेदारी, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, सभी चीजें प्रभावित होती हैं। अब हम देखेंगे कि शारीरिक विकलांगता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हड्डी में चोट का आ जाना, यानी कि रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है तो बालक को उठने बैठने चलने फिरने में परेशानी होती है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट आ जाने से या मस्तिष्क की तंत्रिकाओं या मांसपेशियों को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारियां जैसे दिमागी बुखार के कारण भी शारीरिक विकलांगता आ जाती है। कुछ आनुवंशिक विकार होते हैं जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि समय के साथ साथ मांसपेशियां कमजोर होने की समस्या से भी शारीरिक विकलांगता पर प्रभाव पड़ता है। कुछ जन्मजात समस्याओं के कारण भी शारीरिक विकलांगता आ जाती है, जैसे जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी होना, स्पाइना बिफिडा यानी कि शिशु की रीढ़ की हड्डी का ठीक से विकास न हो पाना, मस्तिष्क का विकास न हो पाना, ये भी शारीरिक विकलांगता के प्रमुख कारण होते हैं। दुर्घटनाएं यानी कि रोड एक्सीडेंट होना, किसी का सीढ़ियों से गिर जाना, पैर फिसलना, ये कई चीजें ऐसी हैं जिनके कारण या इन दुर्घटनाओं के कारण भी शारीरिक विकलांगता आ जाती है। हृदय रोग और स्ट्रोक होने के कारण भी, यानी कि कई सालों तक हृदय रोग होने के कारण भी उनकी शारीरिक क्षमता प्रभावित होती है। कुछ तंत्रिका तंत्र विकारों के आ जाने से भी शारीरिक विकलांगता आती है, जैसे मिर्गियाना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोग हो जाना, पार्किंसंस रोग हो जाना, अल्जाइमर रोग हो जाना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक इस तरह की बीमारी है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली और तंत्रिकाओं का आवरण प्रदान करने वाले माइलिन को ये नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण व्यक्ति दिमागी संतुलन खो बैठता है। वह एक या अधिक अंगों में कमजोरी महसूस करता है। इसके अलावा आंखों की गतिविधि के दौरान आंखों में भी दर्द होता है या पूरी तरीके से आंख दिखाई देना बंद हो जाता है। जो पार्किंसंस रोग है वो तंत्रिका तंत्र का एक तेजी से फैलने वाला विकार है। इसके कारण बालक के चेहरे के हाव भाव खत्म हो जाते हैं। चलते समय उसकी बाजुएं हिलना डुलना बंद कर देती है और उनकी आवाज में भी स्पष्टता खत्म हो जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन और कुछ प्रकार के डिसऑर्डर भी ऐसी मानसिक समस्या हैं जिनके कारण व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होते होते शारीरिक रूप से भी विकलांग हो जाता है। शारीरिक विकलांगता को दूर करने के लिए गर्भावस्था के दौरान देखभाल की जरूरत होती है। उसके अलावा बालकों को बचपन में देखभाल की काफी जरूरत होती है, जिसमें भयानक संक्रामक बीमारियों के प्रति उनको टीकाकरण देना चाहिए। बच्चे को संतुलित आहार देना चाहिए। इसके अलावा विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति के जीवन की मुख्य गतिविधियों में हो रही रुकावटों जैसे चलने में परेशानी, सांस लेने में तकलीफ, देखने और सुनने और किसी प्रकार की क्रिया को करने में, और वह स्वयं अपना ध्यान रख पा रहा है या नहीं, और सीखने में तीव्रता का और मंदता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। शारीरिक विकलांगता का उपचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की थेरेपियों का सहारा लिया जाता है। व्यवहारिक थेरेपी, संज्ञानात्मक थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और शारीरिक थेरेपी कुछ इस प्रकार की थेरेपियां हैं जिसके द्वारा शारीरिक विकलांगता को दूर किया
जा सकता है। इनमें पहली है व्यवहारिक थेरेपी। यह एक प्रकार की मनोचिकित्सा होती है जो व्यक्ति के व्यवहार की समस्याओं को कम करती है। व्यवहारिक थेरेपी मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके शारीरिक, मानसिक और संवाद करने की कुशलताओं को सुधारती है। दूसरी प्रकार की थेरेपी है संज्ञानात्मक थेरेपी। संज्ञानात्मक थेरेपी एक तरह से व्यवहारिक थेरेपी के विपरीत होती है। यह व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाली सोच और भावनाओं पर केंद्रित होती है, जबकि व्यवहारिक थेरेपी उस सोच और भावनाओं को बदलने और खत्म करने के लिए केंद्रित होती है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसा उपचार है जो लोगों को जीवन के सारे भागों में मदद करता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को शारीरिक विकलांगता, विकास की समस्याएं, तालमेल करने की समस्याएं या सोचने की समस्याएं हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसकी मदद कर सकती है। नेक्स्ट थेरेपी आती है स्पीच थेरेपी। यह थेरेपी बोली, भाषा और मुंह से बोलने के तरीकों को सुधारती हैं। जो बच्चे ठीक तरीके से बोल नहीं पाते, उनकी बोली को साफ बनाने, भाषा को सीखने और सुनने के कौशल को सुधारने के लिए स्पीच थेरेपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक थेरेपी यानी कि फिजियोथेरेपी। शरीर की गतिविधि करने की क्षमता, उसमें संतुलन और तालमेल और सहनशीलता को सुधारने पर यह थेरेपी केंद्रित होती है। इन प्रकार की थेरेपियों द्वारा उपचार करके शारीरिक विकलांगता को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जिस परिवार में विकलांग व्यक्ति ने जन्म लिया है या किसी रोग या दुर्घटना के कारण वह विकलांग हो गया है, तो उस परिवार के सभी सदस्यों को उस विकलांग व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। समाज का कर्तव्य है कि वह विकलांगों को तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से ना देखकर उनके प्रति सहृदयता और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करे। हमें चाहिए कि हम विकलांग की भावनाओं को समझें और उनके आत्मसम्मान को समझें और उन्हें मित्रता और सहयोग प्रदान करें, उन्हें हीन भावना से ग्रसित ना होने दें। इसके अलावा समाज सेवी संस्थाओं और सरकार को विकलांगों के प्रशिक्षण के लिए विकलांग प्रशिक्षण केंद्र और उनके पुनर्वास के लिए विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने चाहिए। ये उपाय अपनाकर हम विकलांगों के शारीरिक और मानसिक कष्टों को तो दूर कर सकेंगे और उन्हें उनके कार्य करने का अवसर देकर समाज और देश के विकास में भी योगदान कर सकेंगे। इस प्रकार हमने जाना कि बालकों में शारीरिक कमियां या दोष अधिक हो या कम, उन्हें अपने समायोजन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों की संवेगात्मक परिपक्वता में भी पूर्णता नहीं आती है। ये बालक अधिक क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं, दूसरों को देखकर ही वे संतोष कर लेते हैं। कई प्रकार की इच्छाओं को उन्हें अपने मन में दबाना पड़ता है। बालक में कई प्रकार की हीन भावनाओं का जन्म होता है जो स्वाभाविक है। उनमें यह विचार घर कर जाता है कि दूसरे लोग इनके प्रति हीन भावना रखते हैं। इन्हीं बातों को सोच सोचकर उनका संवेगात्मक संतुलन स्थिर नहीं रहता। मानसिक रूप से ये बालक बहुत तीव्र होते हैं, परंतु ऐसे बालकों के समायोजन संबंधी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और उनके समायोजन के लिए विशेष प्रयत्न भी करने चाहिए। शारीरिक चिकित्सा के बाद विकलांग बालक की शिक्षा का क्षेत्र निर्धारित कर उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास करना चाहिए। शारीरिक विकलांग बालक को समाज का उत्पादक अंग बनाने के लिए उसकी सामर्थ्य के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। उनकी परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन ग्रहण कर व्यवहारिक पक्ष को उजागर करना चाहिए। शारीरिक विकलांग बालकों में सहभाव उत्पन्न किया जाना चाहिए, जिससे वे समाज पर भार स्वरूप ना हो और ना ही उन्हें समाज की दया पर
निर्भर रहना पड़े। शारीरिक विकलांग अपनी स्वस्थ योग्यताओं का संवर्धन करके उन्हें जीविकोपार्जन और जीवन भार को स्वतंत्र करने में लगा सकें। इस प्रकार हमें शारीरिक विकलांगता को दूर करने के लिए और उन्हें उनकी उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए समय समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।